तो इन जनरल जितना मैंने देखा है, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको अराउंड ये जो रेंज है, ये एक एंट्री लेवल रोल के लिए रेंज है, मैं बता रहा हूँ जो। एंड इसके बाद जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो आप और आगे बढ़ेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अमित एंड असावरी। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में असावरी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि आज की जो वीडियो होगी वो सिर्फ मेरे जर्नी के बारे में होगी, मैकेनिकल इंजीनियर के हिसाब से कैसे मैं कनाडा आया एंड मेरी क्या जर्नी रही है अब तक की, एंड क्या क्या एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए, मैंने जो सोचा था वो हो पाया या नहीं हो पाया, वो सब डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में। मैं पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो मैं बना ही क्यों रहा हूँ इन द फर्स्ट प्लेस। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं ना, मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर इंडिया से यहाँ आना चाहते हैं, भले ही वो स्टडीज़ के लिए आ रहे हों या डायरेक्टली PR पे आ रहे हों। मैं अपनी जर्नी के थ्रू ये डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ या ये कन्वे करना चाहता हूँ कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पे इन कनाडा। फर्स्टली मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पहले पॉइंट से, जो कि अपनी खुद की बिगनिंग बताता हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे आया। मैंने इंडिया से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech की डिग्री ली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पुणे से, और मैंने जो डिग्री कंप्लीट की थी वो की थी 2017 में। एंड 2017 के बाद मैं 2 साल काम करने चेन्नई चला गया था एंड मैंने वहाँ 2 साल काम किया अप्रॉक्सीमेटली। मई ऑफ 2019 मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी एंड अगस्त ऑफ 2019 मैं आ गया था कनाडा। मैं कनाडा क्यों आया? फर्स्टली अगर बात करें तो स्टडीज़ की बात करें तो USA एक अच्छा ऑप्शन होता है, UK एक अच्छा ऑप्शन होता है, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी लोग जाते हैं। स्पेसिफिकली मैं कनाडा ही क्यों आया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने जब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया मुझे पता चला कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं US में जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि कनाडा में हैं, उनमें इन टर्म्स ऑफ आप कह लो पढ़ाई का जो डिफ़िकल्टी लेवल है या फिर एक्सपोजर जो आपको मिलेगा, मुझे ऐसा समझ आया कि वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सेम था। 2019 अगस्त में मैं कनाडा आया। मैं कनाडा इसलिए आया क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो कि कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ थी, मुझे उनमें एडमिशन मिल गया था और मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि मैंने जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, मैं सोच रहा था जिस यूनिवर्सिटी में जाने का, मुझे उसी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस भी मिला था। एंड दैट यूनिवर्सिटी वाज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी मैंने स्पेसिफिकली क्यों चूज़ की थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में एंड और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 2 तरीके का आपको जनरली कोर्सेज मिलेंगे। पहला जो कोर्स जो मुझे मिला, जो मुझे अच्छा भी लगा था, वो ये था कोर्स वर्क बेस्ड मास्टर्स प्रोग्राम। कोर्स वर्क बेस्ड का क्या मतलब है? कोर्स वर्क बेस्ड का ये मतलब होता है कि आप की स्टडीज़ जनरली 2 साल जितनी लंबी होगी एंड आपके जो कोर्सेज होंगे आपको सिर्फ वही लेने होंगे। देयर इज़ नो रिसर्च एलिमेंट इन्वॉल्व इन इट। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी जो कोर्स थी, उस कोर्स में मुझे 10 कोर्सेज कंप्लीट करने थे एंड वो जो 10 कोर्सेज थे वो मेरे हिसाब से होंगे। आई मीन मैं चूज़ कर सकता हूँ फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ कोर्सेज कि मुझे कौन से कोर्सेज करने हैं, एंड उस हिसाब से मैं अपने पूरा अपना मास्टर्स का प्लान डिसाइड कर सकता हूँ खुद ही। एक वो प्लस पॉइंट था। सेकेंड टाइप का जो कोर्स होता है वो होता है रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम। जो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है उसके लिए आपको एक एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, एंड एक कोई ऑनगोइंग रिसर्च या कोई न्यू काइंड ऑफ रिसर्च अगर आप करना चाहते हो एंड आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड रिसर्च में, तो आप उन प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके एप्लीकेशन थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर एडवाइज़र फर्स्ट एंड देन आपको उनको बताना पड़ता है कि वाई यूर एंथुसियास्टिक एंड आप क्यों उस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। उसमें थोड़ा अलग प्रोसेस होता है एंड यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट। नाउ रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि रिसर्च प्रोग्राम्स आर जनरली फंडेड, मीनिंग आपको मोस्ट लाइकली अपनी जेब से शायद उसमें काफ़ी कम या फिर ना के बराबर फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और आपको ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप उस कोर्स के दौरान अगर आप एक RA यानी कि रिसर्च असिस्टेंट या और अगर आप TA हैं यानी कि टीचिंग असिस्टेंट हैं, तो आपको शायद उसके पे भी मिलेगी। बेसिकली आप पढ़ रहे हैं साथ में कमा भी रहे हैं। वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप रिसर्च प्रोग्राम्स में जस्ट बिकॉज आपको पे मिल रही है इसलिए मत जाइए। रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, रिसर्च बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से करनी पड़ती है।
एंड इट्स अ बिग टास्क टू डू। आई मीन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिसर्च मत करिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप रिसर्च तभी करिए जब आपको जेन्युइनली उसमें इंटरेस्ट हो, सो दैट आपका जो रिसर्च का टाइम है वो अच्छे से निकल जाए एंड आपको कोई इसमें परेशानी ना हो, क्योंकि रिसर्च खींचने को तो काफ़ी लंबी भी खींच सकती है। तो यू नो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आपका मन है तो सिर्फ आप तभी करिए। सो अब मेरे जो कोर्सेज जो मैंने लिए थे उसके बारे में बात करते हैं। मैंने जो कोर्सेज़ लिए वो मैंने क्यों लिए, मैंने क्या देख के वो कोर्सेज़ लिए थे एंड मैंने क्या पीछे की बैकग्राउंड रिसर्च की थी। नाउ मैं जब यहाँ कनाडा आ भी रहा था उससे पहले मैंने ये ज़रूर रिसर्च किया था कि कौन सी प्रोविंस में कौन से टाइप की इंडस्ट्री प्रेडोमिनेंट है। सो फॉर एग्जांपल एल्बर्टा की अगर बात करें, सो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में आता है एंड कैलगरी इज़ इन एल्बर्टा। तो एल्बर्टा की बात करें तो एल्बर्टा में ऑयल एंड गैस जो इंडस्ट्री है वो अभी भी काफ़ी हद तक प्रेडोमिनेंट है, यानी कि मेजर इंडस्ट्री वही है। ऑल्दो कोविड के बाद सिचुएशन थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, टेक सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है परफॉर्म कैलगरी में स्पेसिफिकली, और फाइनेंस सेक्टर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। बट जब 2019 की बात करें, जब मैंने अपनी टाइप की रिसर्च की थी, तब ऑयल एंड गैस मेजर इकॉनमी थी वहाँ पे। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दूँ तो ब्रिटिश कोलंबिया में जनरली पोर्ट रिलेटेड जो भी फील्ड होती हैं वो, या फिर लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं एंड वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छा कर रही है। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप थोड़ी बहुत रिसर्च ज़रूर करिए कि कौन सी प्रोविंस में कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, सो दैट अगर फॉर एग्जांपल आप 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं एंड आपको लेट्स से 6 में एक्सेप्टेंस आता है, आप वो ज़रूर देख सकते हैं कि वो जो 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ कौन सी प्रोविंस में हैं, वहाँ की कौन सी इंडस्ट्री है, एंड वो आपके एक्सपीरियंस से कितना अलाइन करता है। क्योंकि अगर आप आ गए एंड उसके बाद आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं तो इट्स लाइक आपकी ने जो जितनी प्लानिंग की थी वो थोड़ा बहुत हिट ले सकती है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप यहाँ पे आ जाएं एंड देन आपको कुछ नई चीज़ें पता चलें कि ये तो मुझे पता ही नहीं था कि पहले ऐसा होता है। ऑल्दो मैंने भी बहुत प्लानिंग की थी, लेकिन मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ आने के बाद ही पता चली हैं। बट एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत जो प्लानिंग मैंने पहले की थी उसकी वजह से मेरा बैकग्राउंड ज़रूर सेट हो गया था कि मुझे कौन से कोर्सेज देने हैं, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, उतना ज़रूर मुझे क्लियर था। मगर जैसा कि मैंने बताया, जो मैंने प्लानिंग की थी वो उतनी काम नहीं आई, एंड वो क्यों नहीं काम आई उसका सबसे बड़ा रीज़न था कोविड। सो मेरा जो पहला सेमेस्टर था दैट वाज फ्रॉम अगस्त 2019 टू दिसंबर 2019, वो मेरा इन पर्सन क्लासेस में था। तब तक सब सही जा रहा था, जैसे सोचा था वैसा के वैसे ही चल रहा था। जनवरी भी ठीक गया, फरवरी भी ठीक गया, लेकिन मार्च 2020 में आया हमारा सबसे बड़ा एनिमी या दोस्त कह लो जो भी है, कोविड। सो उसके बाद हुआ ये कि हमारी क्लासेस हो गई इन पर्सन, ऑयल प्राइसेस गए डाउन, इकोनॉमी हो गई ख़राब बहुत ज़्यादा। सो आप ये ज़रूर देखिए कि आपके जो कोर्सेज़ हैं वो आपको कितना अलाउ करते हैं काम करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल मेरे कोर्स में जैसे कोई शेड्यूल्ड ब्रेक नहीं था। सो समर के टाइम पे इवन इफ़ मैं कोर्सेज़ नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ 20 आवर्स अ वीक ही काम कर पाता। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे कि मैं काम करूँ या फिर मैं आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ। क्योंकि अगर मैं काम करता तो उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली काम ढूंढना भी था, क्योंकि कोविड के चक्कर में बहुत सारे इंटर्नशिप्स, मैंने खुद पर्सनली बहुत सारे इंटर्नशिप्स में अप्लाई किया था। वो इंटर्नशिप्स में इंटरव्यू होने के बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि कोविड के चक्कर में सारी इंटर्नशिप्स या तो कैंसिल हो गई थी या तो दे वर जस्ट पुश्ड फॉरवर्ड, विच इज़ द वे ऑफ सेइंग कि वो कैंसिल हो गई थी। बट इतना ज़्यादा कैंसिलेशन के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अगर ये बेसिकली इंटर्नशिप्स आगे नहीं बढ़ रही हैं तो मैं कोर्सेज़ ही ले लेता हूँ और मैं अपनी पूरी की पूरी डिग्री थोड़े टाइम पहले ख़त्म कर सकता हूँ। सो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि जो मैंने कोर्स वर्क बेस्ड प्रोग्राम लिया था उसमें कि मुझे सिर्फ 10 कोर्सेज़ करने थे। अब वो मैं 2 साल में करूँ या 1.5 साल में करूँ या इवन 1 साल में भी करूँ, मैंने जो कोर्स वर्क किया है वो है तो 2 साल के बराबर ही। तो जो मुझे PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलने वाला था वो 3 साल का ही मिलता। अब वो मेरे ऊपर हो गया था एक टाइम पे कि उस टाइम पे बेसिकली जब मैंने कोर्सेज़ लेने का डिसाइड कर लिया समर में कि मैं कितनी जल्दी कंप्लीट कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं समर में कोर्सेज़ ले लेता हूँ, स्प्रिंग में भी कोर्सेज़ ले लेता हूँ, एंड फॉल में बस मैं लास्ट थोड़े बहुत जो कोर्सेज़ बचे हैं वो कोर्स लेके ख़त्म कर दूँगा। सो फिर मैंने वैसे ही किया, मैंने कोर्सेज़ लेना स्टार्ट किया एंड मैंने मेरे कोर्सेज़ में भी एक चेंज ज़रूर लेके आया। पहले मैं क्या करने वाला था कि मेरे जो 10 कोर्सेज़ थे उसमें से 6 कोर्सेज़ मैं ऑयल एंड गैस के ऊपर लेने वाला था, क्योंकि मेनली
ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री थी अल्बर्टा में, और मुझे भी अच्छा लग रहा था कोर्सेज, मुझे कोई पर्सनली कोई परेशानी नहीं थी। और जो मैंने जितनी भी पढ़ाई की थी इंडिया में अपने बैचलर्स के दौरान, और इवन जब मैंने काम भी किया था, सो जो मैं काम कर रहा था एंड जो मैं पढ़ने लगा उसके बाद, उसमें काफ़ी हद तक बहुत सारे कनेक्शंस मुझे मिल चुके थे ऑलरेडी। क्योंकि जो ऑयल एंड गैस जो इंडस्ट्री है उसके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो थे वो या तो मुझे ऑलरेडी समझ आने लग गए थे क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड था उसमें, या फिर ऐसा था कि जो मैंने काम किया था उसमें काफ़ी हद तक मुझे एक्सपोजर मिल गया था। तो वो मुझे अच्छा ज़रूर लग रहा था, लेकिन अब इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर रही थी उस चीज़ को। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा चेंज लेके आता हूँ। तो मैंने क्या किया, अगर मैं 6 कोर्सेज़ ले लेता तो मेरी ऑयल एंड गैस में स्पेशलाइजेशन हो जाती, यानी कि मेरी डिग्री पे ये लिख के आ जाता कि मैंने पाइपलाइन इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन की है। नाउ मुझे ये चाहिए था कि अगर मैं स्पेशलाइजेशन लूँ तो मैं उसी में काम करूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसी में काम करना है, बट स्टिल अगर आप ले रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, यू नो, एम्प्लॉयर्स उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करेंगे एंड देन उसके बाद आपको जॉब मिलने में उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैंने 5 कोर्सेज़ जब ऑयल एंड गैस के ले लिए तो मैंने उसके बाद ऑयल एंड गैस के कोई कोर्सेज़ नहीं लिए। मैंने उसके बाद अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो मुझे कोर्सेज़ पसंद आ रहे थे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ कि मुझे जिसमें लगता था कि हाँ अगर मैं ये कोर्स लूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा इस फील्ड में काम करना, वो उसके हिसाब से मैंने अपने कोर्सेज डिसाइड किए थे। जब मैंने वैसा किया तब मेरे पास 5 कोर्स किसी और फील्ड के भी आ गए। सो हुआ ये कि मुझे जो डिग्री मिली वो एक जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मिली, मगर उसका एक फ़ायदा ज़रूर है और एक नुकसान भी ज़रूर है। सो इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने फील्ड से हट के कोई काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने डिसाइड किया कि मैं जब ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ, मुझे अपनी जो स्पेशलाइजेशन है उस पर काम नहीं करना है, सो देन दैट्स टोटली गुड। यू नो, आपको कोई ऐसा रोक टोक नहीं होगा, आपको ज़बरदस्ती कोई एम्प्लॉयर ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि यू नो आपकी स्पेशलाइजेशन तो इस चीज़ में थी लेकिन आपने वो क्यों नहीं किया। बट उसका जो नुकसान है वो ये है कि अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड या कोई यू नो आई वुड से एक्सपीरियंस एज सच नहीं है ये यू नो जस्टिफाई करने के लिए कि यू नो आपने ऐसा क्यों किया, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि फिर देन द एम्प्लॉयर वुड थिंक प्रॉबेबली कि यू नो आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है, आपने मास्टर्स कर लिया, तो आप क्या करेंगे, राइट। सो मेरे केस में ऐसा था कि मैंने इंडिया से काम किया था, तो विच वॉज वेरी वैल्यूएबल टू मी, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था उस जॉब में। तो और जब भी मैं अपने एम्प्लॉयर्स कभी भी कोई इंटरव्यू में बताता था तो मुझे बहुत हेल्प मिलती थी, एंड दे यूज्ड टू रियली लाइक यू नो कि मैंने जो काम किया है एंड जो मैं बता रहा हूँ उनको अपने एक्सपीरियंस के बारे में। सो वो काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। सो इन माई पर्टिकुलर केस दैट वर्क फॉर मी, बट आप अपने हिसाब से ज़रूर देखिए कि आपके केस में क्या काम करता है एंड उस हिसाब से ही आप आगे बढ़िए। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि मेरा टोटल लाइक खर्चा कितना आया इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एंड ऑल दैट। सो जैसा कि मैंने बताया, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी चूज़ किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी चूज़ करने का बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, यानी कि वो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है और उसकी फ़ीस इन जनरल काफ़ी कम थी। सो मेरा पर कोर्स, यानी कि जैसे मुझे 10 कोर्सेज करने थे तो मेरा पर कोर्स की फ़ीस थी अबाउट $1800 to $1900, लेट्स से 1900 थोड़ा ज़्यादा लगा लेते हैं। सो टोटल मेरा जो खर्चा था वो अबाउट 19,000 कैनेडियन डॉलर्स था ओवरऑल, जितना मैंने खर्च किया अपनी ट्यूशन फ़ीस पे। इन जनरल अगर आपको पता करना है कि अकोमोडेशन के लिए कितना खर्चा आता है, तो अकोमोडेशन के लिए फॉर एग्जांपल मैं फ़र्स्ट टर्म जो जैसा कि मैंने बताया था जो कि इन पर्सन था, उस टाइम पे मैं डॉम में था, यानी कि मैं यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन जो स्टूडेंट्स के लिए होता है उसमें था, एंड उसमें मेरा जो मंथली खर्चा आता था वो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, लाइक रेंट भी था, लॉन्ड्री भी थी, सब कुछ था उसमें, एंड खाना भी इंक्लूडेड था। काफ़ी हद तक जितना सब कुछ इंक्लूडेड था उसमें टोटल खर्चा जो मेरा था वो था अबाउट $850 अ मंथ। नाउ वो $850 से घट के काफ़ी कम हो गया था जब मैं बाहर रहना स्टार्ट किया था, जब मैं बाहर यूनिवर्सिटी के मूव हो गया था। पहला जो टर्म था उसमें मैं डॉम में भी क्यों था, सो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं चाहता था कि मैं एक्सपीरियंस करूं कि क्या होता है कि बाकी के कल्चर्स कैसे रहते हैं, यू नो वो कैसे बिहेव करते हैं, मैं क्या सीख सकता हूं उनसे। या मैं सोच रहा था कि सिंस मैं एक दूसरे कंट्री में आया हूँ, सो वाई नॉट यू नो जेल अप विद पीपल जो कि ऑलरेडी किसी और कंट्री से आए हैं इस यूनिवर्सिटी में।
सो मैं उनसे काफ़ी जलब करना चाह रहा था एंड बहुत अच्छा टाइम बिता वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे मैंने दोस्त बनाए जो कि मेरे इंडियन कल्चर से नहीं थे। काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कि इथोपिया से थे, कोई दुबई से था, कोई कोई सीरिया से था, कोई यूके से आया था। So, ऐसे बहुत सारे दोस्त बनाए एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इन जनरल काफ़ी अच्छा रहा था। तो वो बॉन्डिंग, वो जलब करना यूनिवर्सिटी में काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसलिए मैं यूनिवर्सिटी में था। एंड देन जब मैं बाहर मूव हुआ, तो मैं बाहर एक अपने प्राइवेट रूम में मूव हो गया था। एंड देन उस रूम का जो मेरा रेंट था वो था $600 अ मंथ। सो उसमें एक वो बड़ा रूम था एंड देन ऑल द एमिनिटीज़ वर देयर। मुझे अपने जेब से कुछ रेंट के अलावा, रेंट के अंदर ही एक्चुअली हीट भी इंक्लूडेड थी, इंटरनेट भी इंक्लूडेड था एंड वाटर तो इंक्लूड होता ही है। आई मीन मेरे इसमें तो था ही। सो ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दैट थिंग्स वर इंक्लूडेड। सो मेरा उतना ज़्यादा खर्चा उस बाद में जब मैं मूव हो गया तो नहीं हो रहा था। एंड जब बाद में मूव हो गया तो एक और ख़र्चा जो कम हो गया था वो था ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी एंड हम लोग सिर्फ घर से हमारे लैपटॉप के थ्रू क्लासेस दे रहे थे, अटेंड कर रहे थे। नाउ एक चीज़ है कि जब आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं ऑनलाइन, जब आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो ये मत सोचिए कि अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो वो ईज़ी हो जाएगा। वो ईज़ी, आई वुड से इन अ वे ये ज़रूर ईजी हो जाएगा कि आपको एक जगह से उठ के नहीं जाना है, या कि एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जाना है, या लिखना नहीं है, आपको सब टाइप करना है, या तो फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने हैं। वो सारी चीज़ें ज़रूर होंगी, मगर ऐसा नहीं होगा कि थिंग्स विल गेट ईजियर, रादर थिंग्स कैन एक्चुअली गेट टफर। सो मेरे एक कोर्स में ऐसा हो गया था मेरे साथ कि जो कोर्सेज इन पर्सन होते थे उस टाइम पे क्या होता था कि हमारा क्वेश्चन पेपर होता था एंड उसके अंदर आप, फॉर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आप यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सो आप वहाँ पे फार्मूला शीट लेके जा सकते हैं। सो आप फार्मूला शीट पे आप यू कैन राइट जितने भी फार्मूलाज, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो फार्मूला काम कैसे करता है या उसका पीछे प्रिंसिपल क्या है, सो दैट आप उसको ईजिली यूटिलाइज़ कर सकें। सो एक कोर्स ऐसा था जिसमें कि वो सब था इन पर्सन, बट जब वो ऑनलाइन मूव हो गया एग्ज़ाम पूरा का पूरा, सो उसमें ऐसा था कि इन जनरल जो आपको क्वेश्चंस आते थे वो आने लगे मल्टीपल चॉइस के फॉर्मेट में। अब जब मल्टीपल चॉइस के फॉर्मेट में आने लगे, सो काम जो मैं एक क्वेश्चन का कर रहा था वो मुझे 2 या 3 बार करना पड़ रहा था, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल थे। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूमेरिकल आया है, इन जनरल अगर जब मुझे आंसर मिल जाता था तो मुझे डायरेक्टली लिखना होता था, लेकिन जब ऑनलाइन हो गया तो वो प्रॉफ था ऐसा कि उसने क्या किया कि वो जो क्वेश्चंस थे उसको मल्टीपल चॉइस में भी ट्रू और फॉल्स में डाल दिया था कि अगर ये है तो ये ट्रू है, अगर ऐसा है तो ये फॉल्स है या ट्रू है ना। उसमें तो काम ज़रूर बढ़ गया था एंड टाइम लिमिट जो थी वो उतनी ही थी। सो हो ये रहा था कि आपके पास काम ज़्यादा मिल गया है करने के लिए, एंड अगर आप दूसरों से बातें कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को व्हाट्सएप कॉल कर रखा है अपने किसी दोस्त को, एंड देन यू आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, उसमें क्या है आप बात करोगे, आप काम करोगे, क्योंकि आपके पास टाइम तो उतना ही है घूम फिर के, राइट। एंड आपको उसी टाइम में वो उतना सादा काम करना है, थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है, वो ख़त्म करके सबमिट भी करना है। एंड सबमिट करने के लिए भी क्या होता है कि अगर आप या तो पेपर लेके या डायरेक्टली आप वर्ड फॉर्मेट में बना के उसको अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो आपको उसकी फ़ोटो खींच के उसको PDF में कन्वर्ट करके फिर अपलोड करना पड़ेगा। सो ये सारे चैलेंजेस भी आते हैं जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं या ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो सो ऐसा मत सोचिए कि अगर ऑनलाइन सब कुछ है तो सब कुछ आसान है, उसके अपने चैलेंजेस हैं। सो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं या आगे भी पढ़ते रहेंगे, सो अपने कोर्सेज़ या अपने प्रोफेसर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो क्लासेस हैं, क्लासेस ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि अगर आपने क्लासेस अटेंड की हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम लिखने में बहुत ईजी हो जाएगा। सो ये काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि मैं जब ग्रेजुएट हो गया तब क्या किया। ओके, सो जब मैं ग्रेजुएट हो गया दिसंबर 2020 में सिंस मैं थोड़ा सा पहले ग्रेजुएट हुआ था, मैं 2020 दिसंबर में ग्रेजुएट हुआ था। आइडियली अगर मैं समर में काम नहीं करता, समर में मैं कोर्सेज़ नहीं लेता, तो मैं ग्रेजुएट होता मई 2021 में। जब मैं दिसंबर में ग्रेजुएट हुआ, सबसे पहली चीज़ जो एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट जो मेरे साथ हुआ वो ये था कि ग्रेजुएट होने के बाद, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सो मैंने वो एप्लीकेशन डाली थी अपनी जनवरी में मिड में, क्योंकि उसके बाद न्यू ईयर आ गया था तो 2 हफ्ते का गैप आ गया था। जब मैंने जनवरी में अपनी एप्लीकेशन डाली, बाय मार्च मुझे वो एप्लीकेशन अप्रूव हो गई थी एंड सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में आ चुके थे। थोड़ी सी जल्दी वो एप्लीकेशन अप्रूव हुई उस टाइम पे, क्योंकि हमें इतना ज़रूर समझ आ गया था कि कोविड की वजह से काफ़ी डिले हो रहा था एप्लीकेशंस में। बट जनवरी में जनरली उतने लोग ग्रेजुएट होते नहीं हैं। सो इसलिए जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब उतना बैकलॉग था नहीं उनके पास, तो मेरा एप्लीकेशन थोड़ी सी जल्दी प्रोसेस हो गई थी। सो वो एक प्लस पॉइंट ज़रूर था। सेकेंडली,
उस टाइम पे इन जनरल अगर आप देखें तो लोग ग्रेजुएट होते नहीं हैं, लाइक लोग जब ग्रेजुएट होते हैं वो होते हैं या तो मई में या तो नवंबर में, फॉल में, या तो फिर आपका समर में ना। उस टाइम पे इतने ग्रेजुएट्स भी नहीं थे। तो जब मैं एम्प्लॉयर्स के पास जा रहा था, दे वर एक्चुअली लुक एट माई एप्लीकेशन एंड दे वर एक्चुअली रीड इट। सो एक फ़ायदा ज़रूर था कि मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं जिस भी एम्प्लॉयर के पास जाऊँ उसके ऊपर उसके पास एक अपना पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन लेके जाऊँ। एंड उनके पास इतना टाइम था उस टाइम पे कि वो लोग देख पाएँ हर एप्लीकेशन को। एंड वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे लगा वो ये था। मगर उसके साथ भी बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल थे जो कि मैं अभी बताऊंगा आपको। सो अगर मैं जॉब सर्च की बात करूँ, मैं पर्सनली जब कनाडा आया था तो मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जानता था नहीं। मेरे कुछ दोस्त थे जो कि ओंटारियो में काम करते थे या फिर पढ़ते थे वहाँ पे, पर उसके अलावा एज सच मैं ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लोगों को जानता था नहीं। सो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ गिव अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आगे जानने के लिए कि हम लोग और क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं आपको एज अ मैकेनिकल इंजीनियर कनाडा में, आपका फ्यूचर कैसे बन सकता है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। मैं अपने जॉब सर्च स्टार्ट करने वाला हूँ तब मैंने सबको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि भाई देखो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ एंड आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर देखिए कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, आप इस चीज़ के हिसाब से आपके पास कोई भी पोजीशन अवेलेबल है कि नहीं है। सो उस टाइम पे ऐसा था कि मैं जिसको भी कांटेक्ट कर रहा था, आई अंडरस्टैंड कोविड का सिचुएशन था, इवन उनकी खुद की जॉब्स शायद होती या नहीं होती हमें नहीं पता था। ऑल्दो आई एम वेरी हैप्पी कि किसी की जॉब नहीं गई, एवरीवन इज़ सेफ एज ऑफ नाउ, दैट्स रियली गुड। बट आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप जिसको भी रीच आउट कर रहे हैं हो सकता है उनकी खुद की भी कुछ ना कुछ मजबूरी हो कि वो क्यों आपके एप्लीकेशन आगे लेके नहीं जा पा रहे या कुछ भी है। सो अब ये मत सोचिए कि अगर आपने किसी को बोल दिया है तो मतलब दैट्स द फाइनल थिंग, उसके आगे बस आपको जॉब मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है। आगे बहुत सारे स्टेप्स और होते हैं। सो जब मैं जॉब सर्च की बात करूँ, मैंने पहले तो सबको बता दिया था कि देखो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ और मेरा रेज्यूमे ये है। मैंने अपना रेज्यूमे में चेंजेस कर लिए थे। एवरी टाइम जब भी मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, फॉर एवरी पोजीशन, डजेंट मैटर मैं एक दिन में 5 जॉब के लिए भी अप्लाई करूँ या एक दिन में 6 जॉब के लिए या 8 जॉब के लिए अप्लाई करूँ, एवरी जॉब के लिए मैं अपना रेज्यूमे चेंज कर रहा था। उस जॉब के हिसाब से मैं उस चीज़ को, अपने रेज्यूमे को एडिट कर रहा था। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो जो रिक्रूटर बैठा है या जो भी एम्प्लॉयर है, जब तक उनके हाथ में तुम्हारा रेज्यूमे नहीं आ रहा है तब तक तो वो एक सिस्टम के थ्रू ही जा रहा है, राइट। एंड उस सिस्टम को एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता वो क्या होता है तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके ज़रूर देखिए, उसको जाके ज़रूर चेक कीजिए हमने उस वीडियो के बारे में क्या बताया। मैं उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन यहाँ है, यहाँ ऊपर भी डाल दूँगा, सो दैट यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। तो तब तक वो सिस्टम में जब तक जा रहा है तब तक तो आपको उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, राइट। एंड इवन व्हेन कोई ह्यूमन उसको आपके रेज्यूमे को देख रहा है तब भी जस्ट बाय लुकिंग एट योर रेज्यूमे उनको एक सिमिलरिटी ज़रूर दिखनी चाहिए कि आपके रेज्यूमे में ये लिखा है एंड आपके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ये है। क्योंकि दे वॉन्ट पे अटेंशन कि इस लाइन में ये लिखा है तो उसका मतलब ये होगा। वो वैसे इंटरप्रेट कोई नहीं करने वाला है। वो इतना टाइम किसी के पास नहीं होगा कि दे वुड लुक एट योर रेज्यूमे एंड देन वो आधा घंटा लगा रहे हैं बस आराम से देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो बहुत ध्यान से लिखें एंड देन एवरी जॉब एप्लीकेशन के हिसाब से अपने रेज्यूमे को एडिट करें। सो मैं अपनी जॉब एप्लीकेशंस को ऐसे ही एडिट कर रहा था एंड मैं ये ज़रूर कोशिश करता था कि एवरी मंथ मुझे एटलीस्ट 2 या 3 इंटरव्यूज़ ज़रूर मिलें एंड मोर और लेस जो मैंने सोचा था वैसा हो रहा था। ओके, सो अब अगर मुझे इंटरव्यूज़ भी मिल रहे थे तो क्या हो रहा था फिर मुझे एंड ऑफ द डे मैं दिसंबर 2020 में ग्रेजुएट हो गया था एंड जो मुझे जॉब का जो कन्फर्मेशन मिला वो मिला जुलाई में एंड मैंने काम करना स्टार्ट किया अगस्त में। सो दिसंबर से लेकर जुलाई तक हुआ गया। सो हुआ ये कि जब मैं जॉब ढूंढना स्टार्ट किया एंड मैंने अपने रेज्यूमेस भेजना स्टार्ट किया, लिंक्डइन पर लोगों से कनेक्शंस करनी स्टार्ट की, उनको मैं कोल्ड कॉल कर रहा था, मैं उनको कोल्ड मैसेजेस कर रहा था और उनसे पूछ रहा था कि आपके पास टाइम अगर हो तो मैं आपके साथ एक कॉल पे जाना चाहूँगा, भले ही टीम्स कॉल हो, जूम कॉल हो, किसी भी तरीके से, इवन अ फ़ोन कॉल वुड वर्क। मैं ये सब क्यों कर रहा था? मैं उनसे जब बात कर रहा था तो मैं उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता था एंड उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको ये जॉब कैसे मिली, आपने कैसे अप्लाई किया था, आप किसी को जानते थे क्या इस कंपनी में, एंड अगर आप चाहते हैं कि क्या आप मुझे किसी तरीके से कोई टिप दे सकते हैं कि मैं क्या करूँ अपने एंड पे कि मैं इस जॉब को ले पाऊँ या ये पर्टिकुलर ओपनिंग के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्या। सो मैं ये सारे क्वेश्चन उनको पूछता था। मुझे इंटरव्यूज़ भी मिल रहे थे लेकिन
मैं जब जॉब ढूंढ रहा था, मैं शुरू में सिर्फ अल्बर्टा में ढूंढ रहा था, मैं उसके बाहर नहीं ढूंढ रहा था जॉब्स। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही थी उस टाइम पे वो ये थी कि अल्बर्टा में ऑयल एंड गैस अगेन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, एंड वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं या तो वो ऑयल एंड गैस में हैं या तो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इन वन वे और दी अदर आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल एंड गैस। सो हो ये रहा था कि मैं अप्लाई ज़रूर कर रहा था, मुझे इंटरव्यूज़ भी मिल रहे थे, लेकिन कंपनीज़ या तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए था, क्योंकि आपको एक बात मैं अभी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ, सो इंजीनियरिंग बहुत एक सीरियस प्रोफेशन माना जाता है यहाँ पे कनाडा में, क्योंकि दे वोंट सिंपली हायर समवन जिसके पास इंडिया से एक्सपीरियंस हो। उनको ऐसा ज़रूर चाहिए कि जिसने कनाडा में काम किया, जिनको कनाडा के कोड्स के बारे में पता हो। एंड ये बहुत ही सीरियस चीज़ है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा एक मिसकॉन्सेप्शन बना होता है कि अगर मैंने काम कर लिया है तो वो हर जगह एप्लीकेबल है। येस डेफिनेटली दे विल लुक इनटू योर एक्सपीरियंस, बट उनको उनका स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ज़रूर चाहिए होगा, एंड दे विल वैल्यू दैट मोर। सो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिस भी फील्ड में जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो किसी और कंट्री में भी हो, दैट्स टोटली फाइन, मगर आपको एटलीस्ट कनाडा के कोड्स के हिसाब से नॉलेज ज़रूर हो। भले ही आपने अपने कोर्सेज़ में लिया हो या आपने कोई एक अलग से सेकेंडरी ऑनलाइन कोर्स किया हो या कुछ भी किसी भी तरीके से आपने वो नॉलेज अटेन की हो, आपको ज़रूर पता होना चाहिए उस बारे में। या तो मेरे रीजंस ये थे मेनली कि या तो उनको कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए था, विच इज़ फाइन, क्योंकि मेरे पास 2 साल का था, लेकिन वो लोग जो कैंडिडेट ढूंढ रहे थे मेनली 4 या 5 साल के ढूंढ रहे थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो रीज़न मैंने सुना है वो ये है कि उनके पास फंडिंग नहीं थी। तो बेसिकली हो ये रहा था कि बाय लॉ एम्प्लॉयर्स आर ऑब्लिगेटेड टू पोस्ट अ जॉब ऑनलाइन, राइट। सो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि इवन if आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉयर है, उसका नाम है एक्स, उस एक्स एम्प्लॉयर को पता है कि उनके पास एक ऑलरेडी कैंडिडेट है जिसको वो हायर करना चाहते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली ऐसे हायर नहीं कर सकते। दे हैव टू पोस्ट इट ऑनलाइन टू शो लाइक कि हाँ हमने ये जॉब पोस्ट की थी एंड हमें ये एप्लीकेंट्स मिले हैं, एंड फिर हमने इस पोजीशन पे हायर किया किसी को। सो बाय लॉ दे आर ऑब्लिगेटेड कि वो पोस्ट करें उस जॉब को। सो ऐसा भी काफ़ी बार हुआ है कि उन्होंने पोस्ट ज़रूर कर दिया, बट देन प्रॉबेबली शायद उनके पास ऑलरेडी कैंडिडेट था या फिर कोई इंटरनल हायर हुआ हो। सो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो कि मेरे फैक्टर के बाहर थी। एंड अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊँ तो ऐसा मेरे साथ 3 बार हुआ है कि मेरे इंटरव्यूज़ शेड्यूल हुए एंड देन वो कैंसिल हो गए। सो उसके पीछे भी अलग अलग रीजंस थे। लाइक एक कंपनी ने मुझे बताया था कि उनके पास फंडिंग की इशू है। सेकंड कंपनी के साथ ऐसा हुआ था कि जिस पर्टिकुलर साइट पे वो जॉब थी, लाइक वो जो जॉब थी वो थोड़ी सी रिमोट लोकेशन पे थी, अल्बर्टा में ही थी बट एक रिमोट लोकेशन पे थी। सो वहाँ पे ही कोविड का आउटब्रेक हो गया था। सो वो एक अलग प्रॉब्लम आ गई थी। देन उसके बाद एक जो मुझे पता चला था वो ये था कि मेरा ऑलमोस्ट एक जॉब में सिलेक्शन हो गया था, सबको सही जा रहा था। जब बात आई डॉक्यूमेंट्स की, जब मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने थे, तो उन्होंने मुझसे मांगा मेरा एक यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग काफ़ी सीरियस प्रोफेशन है। सो इंजीनियरिंग के लिए एक प्रोफेशनल इंजीनियर का एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है जब आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है यहाँ पे। ना मेरे पास 4 साल का तो नहीं था, बट मेरे पास 2 साल का ज़रूर था, जो कि काउंट होने वाला था टुवर्ड्स माई 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। मगर मेरे पास सिर्फ 2 ही साल का था, तो मेरे पास वो 4 साल वाला एक्सपीरियंस नहीं था। बट एम्प्लॉयर ने मुझे पहले अच्छे से, या तो हमारी कम्युनिकेशन नहीं हुई या बीच में कुछ गैप था, आई एम नॉट श्योर कि क्या हुआ वहाँ पे। लेकिन जब मुझे डॉक्यूमेंट्स देने थे, जब मैंने उनको बताया कि मेरे पास तो वो सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार देखो ये तो सही नहीं है, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो वो सर्टिफिकेशन चाहिए ना। वो जॉब डिस्क्रिप्शन भी मैंने वापस जाके पढ़ा, उसमें भी कहीं मेंशन नहीं था। सो आई डोंट नो, आई कॉल इट बैड लक और एनीथिंग, बट इवन दैट डिड नॉट वर्क आउट। सो एंड ऑफ द डे जो मेरे पास घूम फिर के जो फाइनली जो मेरे लिए काम किया वो था जुलाई में, जब मैं अपनी करंट जॉब में ढूंढ रहा था। तो उस टाइम पे फिर वो काम किया एंड मैं काम करना स्टार्ट कर दिया मैंने अगस्त ऑफ 2021 में। मगर आउट ऑफ ऑल ऑफ माई लर्निंग्स मुझे एक चीज़ जो पहले समझ आई एंड देन वो मैंने उसको अप्लाई ज़रूर किया था, वो ये था कि बाय द एंड ऑफ फरवरी टू मार्च जब मैं जॉब ढूंढ रहा था, मुझे ज़रूर समझ आ गया था कि मुझे आउटसाइड ऑफ अल्बर्टा ढूंढना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने जब ढूंढना स्टार्ट किया तो काफ़ी सारे ऑप्शंस, BC में मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे थे, जो कि अच्छी अच्छी जॉब्स जो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से अलाइन हो रही थी वो ये थी। प्लस एट द सेम टाइम आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मत जॉब ढूंढिए अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो, एंड अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो। सो मैं पर्सनली अपने जॉब सोर्स के हिसाब से काफ़ी फ्लेक्सिबल था उस टाइम पे। मैं अगर मैकेनिकल डिज़ाइन में जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं क्वालिटी में भी जॉब ढूंढूंगा,
क्वालिटी में जॉब ढूंढ रहा हूँ तो मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जॉब ढूंढूंगा। सो मैं अब अलग अलग वेरीड सेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, एंड उस हिसाब से मैं ही अपना रेज्यूमे एडिट करता था, एंड उसी के हिसाब से मैं आगे बढ़ता था। सो इवन जो मेरी करंट जॉब है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू व्हाट आई वाज डूइंग या व्हाट आई वाज स्टडीइंग। डेफिनेटली बहुत सारे ओवरलैप्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि सेम हैं, बट इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जॉब भी ढूंढ रहे हैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, सो आपको पता ही है लाइक आपने अगर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर डिग्री की है तो आपके पास बेसिक नॉलेज ज़रूर है ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री का। ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको ये देखना है कि आप अपनी नॉलेज को उस इंडस्ट्री के हिसाब से कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे उस नॉलेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिसाब से। सो वो एक आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, एंड वो एक थोड़ा सा स्किल है आई वुड से। थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद आप ज़रूर सीख जाएंगे, लेकिन ट्राई ज़रूर करिए इस चीज़ को, एंड अपने आप को लिमिट करके मत रखिए कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में ही इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही जॉब ढूंढनी है। सो अब बात करते हैं कि अगर आपको एवरेज सैलरी कितनी मिलती है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। नाउ एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप बहुत सारी अलग फील्ड्स में काम कर सकते हैं। आप काम कर सकते हैं क्वालिटी में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे, एंड ऑल ऑफ दैट। सो इन जनरल जितना मैंने देखा है, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको अराउंड $50,000 से $70,000 to $75,000 आपको एनुअल इनकम मिल सकती है। नाउ ये जो रेंज है ये एक एंट्री लेवल रोल के लिए रेंज है, मैं बता रहा हूँ जो, एंड इसके बाद जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो आप और आगे बढ़ेंगे। सो ये जो मैंने रेंज बताई है वो प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी कर सकती है, एंड देन वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकती है। सो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने बोल दिया तो बस बिल्कुल वही आपको मिलेगी। वो रेंज है एक बड़ी सी, एंड उस रेंज के आसपास की आपको जनरली ज़रूर मिलेगी सैलरी। सो गाइस ये वीडियो बस यहीं तक थी। होप करता हूँ कि आपको मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया हो, एंड आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा हो मेरे एक्सपीरियंस से। एंड अगर आप चाहते हैं कि और भी चीज़ों के बारे में जानना कि हम कनाडा में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ चेक अदर वीडियोस आउट, प्लीज़ चेक आउट आवर चैनल अमित एंड असावरी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मेक श्योर कि आप और वीडियोस भी देखते रहिए। थैंक यू।